Let us come on to the topic of again proteins. प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके थे. आज हमने जो करना है वो करना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. इसको इजीली पढ़ना इजी नहीं होता है. क्यों ऐसा है? क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं. जब मैंने आपको बताया था अल्फा अमीनो एसिड्स को आप जोड़ते जाओगे तो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, फिर ओलिगोपेप्टाइड्स, फिर पॉलीपेप्टाइड्स, फिर प्रोटियोज, पेप्टोन्स, बहुत तरह के बीच में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, लास्ट में फाइनली बनकर आता है प्रोटीन्स. तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर. मैंने आपको बताया था इसको समझने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इसके अंदर जो है 4 पार्ट्स बना दिए गए हैं. इसके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 डिग्री स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये. इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपके पास अमीनो एसिड्स है. अब अमीनो एसिड्स हमारे पास 26 है जिसमें से 20 कॉमन है. तो सपोज करो मेरे पास अमीनो एसिड है 1, फिर अमीनो एसिड है 2, फिर अमीनो एसिड है 3. तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 4 बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस में जो है अमीनो एसिड्स को सबसे पहले अरेंज किया जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी अमीनो एसिड आगे पीछे नहीं लगना चाहिए. मान लीजिए आपने 20 लगाने हैं, आप लगा रहे हो 1 2 3 4 5 6 लगा रहे हो और गलती से लगाते लगाते क्या हो गया 1 2 3 4 की बजाय 4 3 लग गया. तो जो क्या होगा, पूरा आप चाहे कितना भी सही बना लो, जो हमारी प्रोटीन बनेगी ना वो एबनॉर्मल बनेगी, जिसकी वजह से जितने भी उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे. इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वेरियस अमीनो एसिड्स को अरेंज करते हैं. परफेक्ट सीक्वेंस, बिल्कुल एक परफेक्ट मैनर में अरेंज किया जाता है. जितनी भी आप बड़ी चेन बनाओ लेकिन उसमें जो सीक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है अमीनो एसिड्स का, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. और मैंने आपको बताया अगर एक भी अमीनो एसिड जो है इम्प्रॉपर लगता है तो क्या होगा, वो जो प्रोटीन बनेगी वो गलत बन जाएगी. तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये. और जितने भी अमीनो एसिड्स हैं इनको अरेंज भी कैसे करा जाता है, इनको जो है सीधे चेन में अरेंज करके इनको जिगजैग मैनर में शो किया जाता है. अमीनो एसिड 1 2 3 इस तरह से जो है जिगजैग मैनर में. जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल से खोल के दिखाती हूँ. सपोज करो आपके पास, मैंने अमीनो एसिड्स के जनरल एग्जांपल्स ले लेती हूँ मैं. CHR NH2 है ये. तो इसका जो है H दिखाया मैंने यहाँ पर और यहाँ से मैंने निकाल दिया, बॉन्ड बना दिया, ये CO OH निकल गया है. ये फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया. सेकेंड आप कनेक्ट कर रहे हो इसके साथ NH, पेप्टाइड बॉन्ड दिखा दी ना हमने. ये समझ में आ गया होगा. एक अमीनो एसिड हमारा ये है, दूसरा अमीनो एसिड हमारा ये हो गया, तीसरे वाले का भी ऐसे ही होगा. इसका OH, इसका H वाटर बन के बाहर निकल चुका है. ये तीसरा हो गया है. ऐसे ही आप चौथा दिखा सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन जो कहने वाली बात ये है कि जो भी आप सीक्वेंस लेते हो R1 R2 R3 R4, मैंने इसको ऐसे दिखा दिया है. तो ये सीक्वेंस बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए जिसका भी आपने लेना है. ठीक है, दूसरी बात, आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते हो, आपको दिखाना है इसको जिगजैग फैशन में. तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. ये N के साथ जो ऊपर जा रहा है उसका ऊपर दिखाएंगे. C, मैंने देखो इसको बीच वाले को दिखाया पहले, NCC NCC NCC. तो NCC NCC NCC. ठीक है, इस तरीके से जो है ये बॉन्ड आपका जिगजैग शो होगा. अब आप देख लो ये NH, N के साथ H हो गया ऊपर, ये C है, इसके H और R1 लगा है तो आप दोनों चीज नीचे दिखाओगे. इसी के साथ डबल बॉन्ड O है तो आपने ऊपर दिखाया. फिर इस N के साथ H है, अब की बार ये नीचे है तो नीचे दिखा देंगे. C है, इसके साथ H और R2 है, H और R2. इसके साथ डबल बॉन्ड O है, इसके साथ H है, इसके साथ H और R3 है, इसके साथ डबल बॉन्ड O है, इसके साथ N है, इसके साथ H है, इस तरीके से. तो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. क्लियर हुआ? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये मैंने आपको बताया. जैसे अगर मैं बात करती हूँ हीमोग्लोबिन की, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में एक्चुअली ना 4 प्रोटीन की चेन होती है. पॉलीपेप्टाइड चेन्स 4 होती हैं, जिसमें जो है 146, 141 और 141 अमीनो एसिड्स को अरेंज किया जाता है.
तो जब सपोज करो ये 146 अमीनो एसिड हम बना रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, लगाते टाइम एक अमीनो एसिड जो है गलत लग गया वहां पर, सिर्फ एक अमीनो एसिड, ठीक है, गलत लग गया है। और उसकी वजह से क्या हो गया, जो हीमोग्लोबिन बनता है, आपको मालूम है हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, आरबीसीज होती है हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स, हाँ, और उसमें क्या होता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड कलर हीमोग्लोबिन जो है वहां पर प्रेजेंट है तो रेड कलर का हो जाता है। लेकिन हमारी हीमोग्लोबिन गलत बन गई है, तो जो हमारी जो आरबीसीज है उनकी शेप अगर आप देखो वो भी गलत बन गई है। आरबीसीज हमारी ओवल शेप की होती है, लेकिन अब की बार आरबीसीज जो है हीमोग्लोबिन गलत बनने की वजह से आरबीसीज की जो शेप है इट विल बिकम सिकल शेप। जो आरबीसीज की शेप है वो इस तरीके से हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से हम एक डिजीज कह देते हैं नॉन एज सिकल सेल अनीमिया। जब हीमोग्लोबिन जो है वो गलत बन जाएगा तो हीमोग्लोबिन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी तो आरबीसीज जो है वो चेंज होकर सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो डिजीज कॉज हो जाएगी दैट इज सिकल सेल अनीमिया। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जो है ये कहला रहा है, सिर्फ एक अमीनो एसिड जो है वो बदला गया है किसी दूसरे से, जिसकी वजह से उसकी पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है सिर्फ एक से, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हमें प्रोटीन तैयार करनी है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे तो सिर्फ फोल्डिंग है, लेकिन मेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है द अरेंजमेंट। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट पे आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर। नाउ कम ऑन टू द सेकेंड टॉपिक, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली 1 डिग्री जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 2 डिग्री में जो बात पूछी जाती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ नहीं है, जो आपने ये चेन बनाई है ना, इस चेन को आपने फोल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद लेकर के आपने इसको फोल्ड करना है। जैसे भी आप फोल्ड कर पाते हो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 2 तरह के, एक होती है इंटरमोलिकुलर, एक होती है इंट्रामोलिकुलर। उसी हिसाब से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये भी 2 टाइप्स का हो गया। एक जिसमें जो बॉन्डिंग होगी वो इंट्रामोलिकुलर होगी, विद इन द चेन होगी, और एक इंटरमोलिकुलर होगी। तो एक हमारे पास है नॉन एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स को एक और नाम से भी जानते हैं 3.6 13 हेलिक्स। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर भी कह देते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्फा हेलिक्स में इसमें एक ही चेन का इस्तेमाल किया जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड इसी के अंदर ही होती है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगी वो विद इन द चेन मिलेगी, इसलिए कह देते हैं इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि यहाँ बीटा प्लेटेड में क्या होता है, एक चेन ऐसे ली, फिर दूसरी लेंगे, फिर तीसरी लेंगे, तो ऐसे नहीं कई सारी चेन्स लेनी पड़ती है। एक ऐसे चेन हो गई, दूसरी भी ऐसे ले ली, तीसरी ले ली आपने, इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। तो 2 चेन के बीच में बन रही है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मैं पहले बात करती हूँ अल्फा हेलिक्स की। अल्फा हेलिक्स को 3.6 13 हेलिक्स कहते हैं। इसमें एक ही चेन होती है, एक चेन है, ठीक है। इसमें क्या करा जाता है, आपको ध्यान होगा, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, मैं फोर्थ भी बना लेती हूँ एक बार, ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अल्फा हेलिक्स को एक और भी नाम से जानते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स को राइट हैंडेड हेलिक्स भी कहा जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ बॉन्ड कैसे बनती है, पहले ये चेन जो सीधी है ना, इस चेन को जो है किसकी फॉर्म में अरेंज कर देंगे, राइट हैंडेड हेलिक्स की फॉर्म में, हेलिकल शेप में जो है इसको इस तरीके से जो है रोटेट कर दिया जाएगा। क्या होगा, यहां से देखो, इसको उठाएंगे, पहले वाले अमीनो एसिड का NH का H और चौथे अमीनो एसिड का C डबल बॉन्ड O का O। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे होनी है, इसको ऐसे रोल किया जाएगा, यहां से आपके पास ये चेन है, इसको एज इट इज उठा लिया जाएगा, इसको पास में ले आएंगे इसका H और इसका O, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। मतलब आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप जो है ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो ये मेरा है N और ये हमारे पास है, यहाँ पर ये C है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये फोर्थ है, इसका तो ये H आ गया और C डबल बॉन्ड का O आ गया, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई। तो इसलिए जो है ये एक टर्न बन गया। इस एक टर्न में जो है कितने अमीनो एसिड आ गए, एक का ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। कुछ पार्ट इसका नीचे वाले में भी जा रहा है,
तो अगर हम देखते हैं तो 1 टन के अंदर लगभग 3.6 अमीनो एसिड्स आते हैं। पहले और चौथे अमीनो एसिड का पार्ट आप टच करा रहे हो, तो इसके अंदर जो है 1 टन में कितने अमीनो एसिड्स आएंगे, 3.6 अमीनो एसिड्स। और कितने मेंबर्स आएंगे, अगर हम इन सारे मेंबर्स को काउंट करते हैं तो ये कितने मेंबर्स बनते हैं, 13 मेंबर्स। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके अल्फा हेलिक्स को 3.6 13 हेलिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट अमीनो एसिड का NH और फोर्थ अमीनो एसिड का C डबल बॉन्ड हो, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रखी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रखी है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, एक टन कंटेन करता है 3.6 अमीनो एसिड्स को। टोटल 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं और टोटल मेंबर्स कितने आते हैं, 13 मेंबर्स आते हैं इसलिए। और इसको राइट हैंडेड हेलिक्स कहा जाता है क्योंकि राइट हैंडेड जो है ये स्पायरल बना हुआ है। स्ट्रेचेबल है, थोड़ा खींचोगे तो खिंच जाएगा, छोड़ोगे तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल है। जैसे हम बात करते हैं हमारे हेयर्स की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबिलिटी होती है। तो जो कैराटीन प्रोटीन है वो एग्जाम्पल है किसका, इसका 3.6 13 हेलिक्स का। और मैं एक और भी बात बता देती हूँ, जो एक पिच बनता है, इस पिच की बात की जाए तो एक पिच के अंदर कितना जो है डिस्टेंस, अगर आप याद करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। 2 टन्स के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, 54 पिकोमीटर। 2 टन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना कहलाएगा, 54 पिकोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर कहलाएगा। और मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होती है, थोड़ी बहुत स्ट्रेचेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ इट्स दिस हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर हमने इसको ज्यादा खींचा तो छोड़ते ही वापस जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे, बाद में दोबारा से रिगेन आ जाएंगी और दोबारा से जो है ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो दिस इज द अल्फा हेलिक्स। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा हेलिक्स 3.6 13 हेलिक्स कहलाता है। फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड को आपने कनेक्ट करना है बाय द यूज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट हैंडेड हेलिक्स कहा जाता है इसको। अगर किसी को डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इन दोनों में ना डिफरेंस आता है और कुछ नहीं आता है। मेन तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पर भी है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड के अंदर डिफरेंस आप शो करके दिखाओ, ठीक है। उसके बाद आता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें वेरियस जो है आपको चेन्स लेनी है। उस चेन्स आप कैसे ले रहे हैं मैंने आपको बताया। आपने एक चेन रखी, ठीक है, मान लेते हैं इसका जो है NH रखा है। अब दूसरी चेन आपने रखनी है, वो इस तरीके से रखेंगे कि उसका क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O। फिर तीसरी आप चेन रख रहे हो, सेम केस, एक का NH रखा है तो दूसरे का आ रखा है C डबल बॉन्ड O, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। एक ऑप्शन तो ये होता है कि द चेन्स आर पैरेलल इन अरेंजमेंट, आपने पैरेलल अरेंज किया। एक और भी चेन होता है कि आप इसको, एक आपने ऐसे बनाया, एक आप इसको जो है एंटी पैरेलल डायरेक्शन में ले लो, फिर आप पैरेलल में, मतलब कि आपने क्या करना है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन लेनी है। तो जो चेन्स है दे आर अरेंज्ड इन द 2 फैशंस, आइदर इन द पैरेलल फैशन और इन द एंटी पैरेलल फैशन। अगर पैरेलल लेते हो तो सारी चेन्स इस तरीके से आएंगी, ठीक है। और एंटी पैरेलल तो एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा आपने लगाना है। होगा क्या, वही है, एक का तो NH और एक चेन का C डबल बॉन्ड O। जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहो इस तरीके से जो है कनेक्शन आ जाएंगे। तो जो भी चेन्स बनेंगी उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा हार्ड और टफ हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात है, जैसे आप ये चेन्स जो है आपस में अरेंज होती जाएंगी तो आपस में कनेक्शन बनता जाएगा। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये चेन्स अरेंज करनी है तो आपके पास पूरी पूरी शीट तैयार हो जाएगी, और एक शीट ये, दूसरी इसके ऊपर, एक तीसरी इसके ऊपर, तो एक बुक टाइप स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको शीट स्ट्रक्चर किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो चेन्स है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंज होकर के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर पूरी की पूरी शीट जो है वो तैयार कर लेते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर हम इन पेजेस को रखेंगे तो पूरा एक बुक टाइप स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों तरीके से होता है। कुछ तो ऐसी होती हैं, अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जरूर नहीं है कि आपने चेन बनाई तो इसमें पूरे में ही ये जो है अरेंजमेंट चलता है, पूरे में ही हेलिक्स चलेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ चेन्स होती हैं कि जो पूरे में जो है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दिखा देती हैं। कुछ चेन्स ऐसी होती है जिसमें थोड़ी देर तो अल्फा हेलिक्स रह जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो बीटा प्लेटेड की फॉर्म ले लेंगे। कुछ चेन्स ऐसी होती है जो राउंडेड फॉर्म में ही चलती हैं। कुछ मतलब कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इट इज अ टाइप ऑफ लोकल स्ट्रक्चर, एक तरह का ये लोकल स्ट्रक्चर है, कोई इतना खास जो है स्ट्रक्चर नहीं होता है। और कुछ ऐसी भी होती है जिसमें कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, मतलब कि सिंपल कॉइलिंग होती है, सिंपल तरीके से जो है आपस में कॉइल कर लेता है, फोल्डिंग कर लेता है, तो उसको हम कह देते हैं रैंडम कॉइल। क्योंकि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ठीक है। कई बार हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाती तो सिंपल कॉइलिंग हो जाती है, तो उसको रैंडम कॉइल कह देते हैं। तो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
एक्चुअली में क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही आ रखा है। देखो प्राइमरी में मेन जो है अरेंजमेंट था, और सेकेंडरी कई बार होता है कई बार नहीं होता, तो मेन आ जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर पर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओवरऑल फोल्डिंग होती है, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ना उसमें ओवरऑल फोल्डिंग होगी। और फिर जैसे आप कहते हो कि प्रोटीन दो तरह की होती हैं, आपने पढ़ा भी था, एक तो फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। जो शेप आनी है फाइब्रस है कि ग्लोबुलर है, वो सब यहीं तैयार होती है। फाइब्रस है तो आपको मालूम है फाइब्रस में क्या होता है, सारी चेन्स जो है ऊपर नीचे लगी होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने क्या किया, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। आपने क्या किया था, आपने चेन बनाई, ठीक है, सीधे सीधे चेन बनाई, आपने उसको फिर अल्फा हेलिक्स में लिया है, ये एक अल्फा हेलिक्स है, ये दूसरा अल्फा हेलिक्स है, ये तीसरा अल्फा हेलिक्स है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको इतनी सारी चेन्स अलग अलग हैं तो मैं इनको ओवरऑल फोल्ड कर देती हूँ, इन सबको मैंने मिला दिया, ठीक है। और मिला करके मान लेते हैं क्या स्ट्रक्चर आ गया, एक धागा है ये दूसरा इसी के अंदर है, ये तीसरा भी ऐसा ही है। जैसे रस्सी होती है, मोटी सी कोई रस्सी हो, आप उस रस्सी को खोलोगे तो उसमें पतले पतले से धागे निकलते हैं, तो सभी की शेप एक जैसी होती है। तो वही बात है कि मैंने इसको रोप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। क्या चीज कि सारे के सारे थ्रेड्स एक जैसे से हैं, सभी की शेप एक जैसी सी है, फोल्डिंग होगी तो सभी एक जैसे से ही फोल्ड होंगे, इस तरीके से सारे इस तरीके से ही आ रखे हैं, सभी ऐसे ही फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हो गई फोल्डिंग, सारे के सारे मिल गए, समझ में आया। तो जो अल्फा हेलिक्स वाले हैं अगर वो फाइब्रस की फॉर्म में है तो मैंने उसको दिखाया इस तरीके से, अगर थ्रू आउट द लेंथ फाइब्रस में अल्फा हेलिक्स आ रखा है तो, ठीक है। अगर मान लो बीटा प्लेटेड आ रखा है तो भी कुछ नहीं है, तो भी वो क्या करेंगे, फोल्डिंग हो जाएगी। और मान लो कई में क्या होता है कि पूरे में एक जैसे नहीं आ रखा, कुछ में अल्फा हेलिक्स आ गए तो इस तरीके से फोल्ड हो गए, फिर कुछ में क्या था बीटा प्लेटेड आ रखे थे तो वो इस तरीके से फोल्ड हो गए। फिर हमने इसको क्या कर दिया, सारे को घुमा दिया और एक स्फीरॉइडल शेप दे दी, स्फीरॉइडल। और मैंने कहा कैसे देना है कि जो नॉन पोलर पार्ट है वो अंदर को और पोलर पार्ट है वो बाहर को, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन का बन जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनकर के आया वो किस हिसाब से बनकर के आ रहा है। अगर हमारे पास थ्रू आउट द लेंथ जो है एक जैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ रखा है, या तो अल्फा हेलिक्स आ रखा है या बीटा प्लेटेड आ रखा है, तो आप उससे क्या तैयार कर सकते हो, फाइब्रस तैयार कर सकते हो, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। और अगर मान लो क्या रखे कुछ दूर तक तो एक जैसा नहीं है, कुछ दूर पे अल्फा हेलिक्स है, कुछ पे बीटा प्लेटेड है, कुछ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सारे को उलझाना है, जितना आप ओवरऑल फोल्ड कर सकते हो उलझा सकते हो, ऐसे उलझा दो, एक स्फीरॉइडल शेप उसका तैयार कर दो, जिसमें नॉन पोलर बस अंदर होना चाहिए, पोलर पार्ट बाहर होना चाहिए, ठीक है। और जितनी भी जो है फोर्सेज लग सकती है, चाहे वंडरवाल फोर्सेज हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो, चाहे डाइसल्फाइड लिंकेज हो, कुछ भी हो, वो सब इसमें एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और हमारे पास फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन तैयार हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर था कैसा, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि 3D मैनर के अंदर जितनी भी हमारी चेन्स हैं सभी को ओवरऑल फोल्ड करके जो है एक पर्टिकुलर शेप दे देना, और वो शेप ऐसी है जैसे फाइब्रस प्रोटीन है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएच के ऊपर ये फॉर्म बिल्कुल स्टेबल है फाइब्रस की, ये भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ये फॉर्म भी कैसी है, बिल्कुल जो है बिल्कुल स्पेसिफिक है। और तो ये हमारा क्या बन गया, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारी शेप्स जो है वो बन करके आ गई हैं। अब लास्ट आता है, अब लास्ट में क्या करना है, अब हमारे पास दो तरह की प्रोटीन्स आ गई हैं। लास्ट हमारा आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मतलब मेन फोल्डिंग हो गई टर्शियरी में और जो सीक्वेंस बननी थी वो बन गई किसमें, प्राइमरी में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही किसको डिक्टेट कर रहा है, टर्शियरी को डिक्टेट करता है। अब बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे आपको ये बताया गया हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन में जो है 4 चेन्स होती हैं, मैंने आपको बताया शुरुआत में, ठीक है। वो 4 चेन्स कैसे होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 तो 141 की होती है और 2 होती है 146 की, ठीक है। 141 वाली दोनों अल्फा अल्फा होती है, 146 वाली दोनों बीटा होती है। तो पहली बात तो ये जो चेन्स है, यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक को बनाने में लग रही है, एक स्ट्रक्चर एक प्रोटीन को तैयार करने में लग रही है। यहाँ पर चेन्स को सब यूनिट या प्रोटोमर्स भी कह देते हैं, ठीक है। और इनको क्या करना है, अब ये चेन्स आ गई हैं सारी की सारी, अब इन चेन्स के बीच में अटैचमेंट शो कराना, चाहे वो कोवलेंट बॉन्डिंग से दिखाओ, चाहे वो नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग से दिखाओ, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वंडरवॉल हो, कैसे भी करके इन सारी की सारी चेन्स को जो है हमने क्या करना है, अरेंज करना है, इनको एक पर्टिकुलर शेप देनी है, एक पर्टिकुलर जो है ये कह सकते हैं अरेंजमेंट प्रोवाइड करना है इन चेन्स का, जो हमारा बनकर क्या है। पहले देखो प्राइमरी में क्या था, एक सिंपल सी चेन आ गई थी,
फिर हमने सेकेंडरी में उसको या तो हमने इस तरह से बनाया या हमने ये ऐसे जो है कनेक्ट करा। फिर हमने टर्शरी में इनकी फोल्डिंग कर दी। अब इन सब में क्वाटनरी में क्या करना है, सभी को अरेंज करना है। जितनी भी हमारे पास पीसेस पड़े हैं, रोप लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, जो भी पड़ा है, उन सभी को मिक्सअप करना है और क्या तैयार करना है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर तैयार करना है, ताकि जो हमारी प्रोटीन बनकर के आ गई है, जैसे अब हीमोग्लोबिन हमारा बन गया है, तो जो हीमोग्लोबिन बन गया है वो अपने फंक्शंस को कैरी आउट करे पूरी बॉडी में। जो है, जो हम कहते हैं कि ब्लड जैसे पास होता है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना पूरी बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कराना, वो सारे फंक्शंस कौन करे, हीमोग्लोबिन करे। तो वो सारा काम कहाँ चेक किया जाता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर के अंदर। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है खत्म होता है प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमारा प्राइमरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंसेस आते हैं, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड में डिफरेंस आता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा जाता है। और दूसरी बात, जितने भी आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, इन शॉर्ट में जो भी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से डिटेल में आप उसको पढ़ो, कोई दिक्कत आती है तो पूछो, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर प्रोटीन्स के, दैट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी और बड़ा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, दैट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखो, नाम से मालूम चलता है डी का मतलब यहां पर होता है लॉस, नेचुरेशन का मतलब कि नेचर। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कोई प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमें मिल रहा है, मान लेते हैं जैसे मैं हीमोग्लोबिन की बात करती हूँ, या मैं एग में जो प्रोटीन पड़ी है उसकी बात करूँ, या मिल्क में, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, चलो सिंपल सा मिल्क एग्जांपल लेती हूँ। अगर मिल्क की बात करते हो, आपने क्या रखा है, मिल्क के अंदर प्रोटीन है, ठीक है। अब हम मिल्क को अगर हम रखें तो क्या होगा कि आप उसको ना खुला छोड़ के रखो। मिल्क में जो प्रोटीन मान लेते हैं, मैं चलो एग्जांपल से समझाती हूँ, लैक्टोएल्ब्यूमिन इसकी प्रोटीन है, ठीक है। अब क्या हो गया है, इस मिल्क को हमने क्या किया, गर्म कर लिया ताकि ये जो है खराब ना हो मिल्क, हमने इसको गर्म करके रख दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ना मैंने ना लेमन डाल दिया, नींबू डाल दिया। क्या हुआ, ये थोड़ी देर के बाद ये दूध ना फट जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, इसमें पानी तो हो गया अलग और इसमें पिपटी बन गए, ठीक है। मैंने इसके अंदर जो है मिल्क के अंदर लैक्टोएल्ब्यूमिन जिसके प्रोटीन है, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, नींबू निचोड़ दिया काफी सारा, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये मिल्क जो है फट गया है। अब मिल्क फटने से क्या हो गया, मिल्क फटने का क्या हो गया, पानी तो अलग हो गया है और पिपटी बन गए हैं, प्रेसिपिटेशन हो गया है। पिपटी बनने का मतलब क्या हो गया है, ये ऐसे पिपटी आप कितना भी शेक कर लो डिजोल्व नहीं होंगे, मतलब कि कोआगुलेशन हो गया है। अगर पिपटी शेक करने से डिजोल्व नहीं हो रहे तो क्या हो गया, कोआगुलेशन हो गया। मतलब ये पर्टिकुलर पीएच तक, पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये चीज बिल्कुल स्टेबल थी, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर जो है पीएच चेंज किया, इसके अंदर मैंने लेमन डाल दिया, पीएच चेंज करने से इस प्रोटीन का जो नेटिव स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है, पूरा खराब हो गया है। अब ये प्रोटीन जो है पहले कैसी थी, ग्लोबुलर प्रोटीन थी, ग्लोबुलर प्रोटीन होने की वजह से ये है फोल्डेड फॉर्म में थी। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसके अंदर जो है पीएच डाला, लेमन डाला, अब डालते ही ये जो है ये खराब हो गया, इसकी ये सारा का सारा अनफोल्ड होना शुरू हो गया, खुलना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे खुलता चला जाएगा तो इसका मतलब ये क्या बन गया, फाइब्रस। और बहुत सारा कोएगुलेशन जो है यहाँ पे पिपटी बन गए हैं, बहुत सारा कोएगुलेशन हो गया है, इसका नेटिव शेप जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। और देखो, अगर मैं बात करती हूँ 3 डिग्री की, 4 डिग्री की, सब खत्म हो गया है, फोल्डिंग खत्म हो गई है। 4 डिग्री पूरी की पूरी फोल्डिंग खुलकर सीधे सीधे आ गया है, तो मतलब 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री सारे स्ट्रक्चर्स खत्म, सिर्फ क्या बच गया है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, ओनली द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। सारी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो, सब कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है, सब अनकॉइलिंग हो गई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनकर के आ गए हैं, दैट इज द फाइब्रस प्रोटीन। दिस इज द डीनेचुरेशन इन विच द ग्लोबुलर प्रोटीन गेट्स चेंज इनटू द फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। दिस इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। मतलब एक बार मैं हम फिर से क्लियर करती हूँ इस टॉपिक को, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क जो है उसमें मैंने आपको बताया प्रोटीन है लैक्टोएल्ब्यूमिन, इट इज ऑफ ग्लोबुलर नेचर, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे स्टेबल है, लेकिन मैंने इसमें लेमन डाल दिया, पीएच इसका चेंज कर दिया, पीएच चेंज करते ही ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है अनकॉइल होनी शुरू हो गई। अनकॉइलिंग होने का मतलब इसका 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री जिसमें हमने खाली फोल्डिंग की थी वो स्ट्रक्चर्स इसके डिस्टर्ब हो गए हैं, एंड इट विल कम इनटू द फर्स्ट स्टेज
प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधे सीधे चेन्स है, इसका मतलब ये फाइब्रस के अंदर आ गया है और सारी चेन्स खुल गई हैं, तो इसलिए क्या हो गया है, इसमें बहुत तरह का पीपीटी क्रिएट हो गया है। पीपीटी बनने का मतलब इसमें कोएगुलेशन आ गया है, और ग्लोबुलर प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन, क्रिएट अ लॉट ऑफ कोएगुलेशन, इट कैन बिकम कंप्लीटली अनफोल्ड। ठीक है, दिस इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और ड्यूरिंग डीनेचुरेशन क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर जो है, ओनली द प्राइमरी स्ट्रक्चर 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, ऐसे बहुत तरह से होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पर, ये प्रोसेस कैसा हो गया, इरिवर्सिबल, क्योंकि जैसे जो चीज बन गया है, जो पनीर बन गया है, यहाँ से आप उसको दोबारा मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और भी, जैसे इसका इसी पर बेस्ड आप मिल्क से क्या बनाते हो, कर्ड बनाते हो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, वो भी इसका एग्जाम्पल है। या फिर मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, एग का देती हूँ। एग आप क्या करते हो, एग को आपने जो है तोड़ करके और उसका जो है पल्प आपने निकाल लिया। अब आप क्या करते हो, उस पल्प के अंदर जो है उसको गर्म करते हो। ठीक है, हम जैसे सपोज करो मैंने इसमें ऑमलेट बनाना है, तो मैंने उसको क्या किया, उसका जो भी पल्प था वो डिश में डाला और उसको जो है गर्म करना शुरू किया। तो क्वेश्चन भी है ये कि आप जब उसको गर्म करते हो तो जो एग की जो प्रोटीन है उसका जो पानी था वो कहाँ गया। एग का जो पल्प है वो सारा का सारा ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। लेकिन जैसे मैंने इसको जो है बर्तन में डाला और इसको गर्म करना शुरू किया, तो ये प्रोटीन जो है वो सीधी हो गई, खुलना शुरू हो गई, सारी की सारी चेन सीधी हो गई, और ये क्या बन गई, फाइब्रस। ठीक है, अब जो सीधी सीधी चेन्स हो गई हैं, तो इन चेन्स के बीच में वाटर इवेपोरेट नहीं होता है, चेन्स के बीच में वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। जब हम इसको ऑमलेट बनाने जा रहे हैं तो ये कॉम्प्रेस हो गया है और ये चेन्स के बीच में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है। तो ये सारा प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है। अगर हाँ किसी केस में अगर ये प्रोसेस जो है दोबारा से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो सकता है अगर, तो द प्रोसेस इज नेम्ड एज रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अगर ये दोबारा से ऐसा होता है तो इस तरह से प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन आवर डाइट। और अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी में कहीं कट फट गया है, कहीं चोट लग गई है, या हम जो है कह सकते हैं हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत हो गई है, तो नई चीज़ों को डेवलप करने में प्रोटीन्स बहुत हेल्प करते हैं। जितने भी वाउंड्स हो गए हैं उनके लिए बहुत हेल्प करते हैं। और एक और बात, जो छोटे बेबीज़ होते हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में जो है कई तरह के टिश्यूज़, कई तरह के जो है सेल्स की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। बहुत तरह की बोन्स हमारी, बहुत तरह की जो है मसल्स, हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, हर एक चीज़ जो है प्रोटीन की बनी होती है, तो वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स का होना। और दूसरी बात, प्रोटीन्स जो है हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन जो है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। और बहुत दूसरे फंक्शंस भी हैं, जैसे एंजाइम्स। अगर मैं बात करती हूँ एंजाइम्स के, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो पूरी बॉडी में जो हम कह सकते हैं जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो है एंजाइम चलता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट चलते हैं, दीज आर द एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये भी किसके बने होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, और भी हमारी बॉडी में बहुत सारे जो हैं कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए कंट्रोल करने वाला इंसुलिन हार्मोन है। तो इंसुलिन जो है ये भी किसका बना होता है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ठीक है, कुछ और भी अगर हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारी बॉडी को आजकल, जैसे आपको मालूम है कोरोना बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो उसको जो है उससे बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जो ताकि वो बाहर के फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो हम पे अटैक करने आते हैं तो हम उसको अगेंस्ट जो है फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हमारा खत्म होता है प्रोटीन्स। अब इसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया। आप इन पर बेस्ड जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है बहुत अच्छे से रीड करो, क्योंकि इस चैप्टर से कट कर दिया गया है एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये तीनों टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो अब इस चैप्टर में हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है सिर्फ एक ही टॉपिक है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। ये लास्ट टॉपिक है इसका।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूक्लिक एसिड्स जो है पूरा भेजूंगी, ताकि जो है हमारा जल्दी सिलेबस जो है बायोमोलिक्यूल खत्म हो सके। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जो आपके एग्जाम्स होंगे सितंबर में, आपके एग्जाम्स होने, मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं आपको जो भी रिवीजन के लिए आपको दे रही हूँ कोर्स, आप साथ के साथ उसका रिवीजन बहुत अच्छे से लेते चलो, ठीक है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ 2 चैप्टर्स को छोड़ करके बाकी सारा कोर्स जो है पेपर में आए, ठीक है। इसके लिए हम अभी रिवीजन कर चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री का रिवीजन हो चुका है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है रिवीजन। इसके बाद हम ऑर्गेनिक का पहले रिवीजन ले लेंगे फटाफट से, फिर हम आएंगे 2, 3, 4 चैप्टर के ऊपर, ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। और अगर मैं बात करती हूँ पॉलीमर्स की, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये तीनों चैप्टर्स हमारे सिलेबस से अब की बार हटा दिए गए हैं, तो अब की बार पेपर में हम इन तीनों चैप्टर्स को नहीं देंगे, ठीक है। तो बाकी चैप्टर्स हम लेंगे, तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, प्रोटीन्स तक की किसी को क्वेश्चन में कोई भी डाउट आती है तो आप मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। थैंक यू।